कैसे हो आप सभी? इस अध्याय में हम बात करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया की। समकालीन दक्षिण एशिया से अभिप्राय भारत और उसके पड़ोसी देशों से हैं। इन देशों की आंतरिक व्यवस्था और दूसरे देशों के साथ संबंध बड़े ही रोचक हैं। समकालीन दक्षिण एशिया समकालीन दक्षिण एशिया में भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया जाता है। कभी-कभी इसमें अफगानिस्तान का भी नाम और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। यह देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशिष्टता के लिए दुनिया से अलग है। इस भू-राजनीतिक धरातल पर दक्षिण एशिया विशेष है, लेकिन यह विविधताओं से भरा क्षेत्र है। समकालीन दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली एक जैसी नहीं है। भारत और श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, जबकि वहीं हम देखें अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर तो यहाँ पर लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के शासन रहे हैं। भूटान में संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था और 1968 में ये लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और उसके बाद अब वो एक लोकतांत्रिक देश है। दक्षिण एशिया में सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में। पाकिस्तान पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। अयूब खान के बाद शासन की बागडोर संभाली याह्या खान ने। याह्या खान के शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत-पाक के बीच युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना। बांग्लादेश के निर्माण के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी। उसके बाद 1977 में जनरल जिया-उल हक ने सत्ता संभाली। फिर 1982 में जनरल जिया-उल हक को भी आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बनी। 1999 में फिर सेना ने दखल दी और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पदच्युत करके सत्ता अपने नियंत्रण में ले ली। 2008 से पाकिस्तान में सेना और का नियंत्रण खत्म हो गया और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता शासन कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं होने के कई कारण हैं, जैसे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी एक मुख्य कारण है, जिसके कारण वहां सेना को आम जन का समर्थन मिलता रहता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेश, जो कि 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का ही अंग था, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के आज़ादी के आंदोलन और भारत-पाक युद्ध के कारण एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 में बांग्लादेश ने अपने संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाकर उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली का रूप दिया और अवामी लीग पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिससे बांग्लादेश गृह युद्ध की चपेट में आ गया और शेख मुजीब की सेना के हाथों हत्या हो गई। 1975 में सैनिक शासन जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, जो कि 1979 के चुनाव में भी विजयी रहे और बाद में इनकी हत्या हो गई। 1991 में चुनाव हुए
बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम है। वर्तमान में बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं और तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी पार्टी सत्ता में आई है। बांग्लादेश के बाद हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 1990 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के कारण राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा। 1990 के दशक में नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। फलस्वरूप 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दी। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ और 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपना लिया। नेपाल के बाद हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की अगर चर्चा करें, तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और इसे अपने आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा है, जातीय संघर्ष का। श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय को ले तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में हमेशा से विवाद रहा था। सिंहलियों का हमेशा सत्ता पर दबदबा रहा है और वो चाहते हैं कि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। इसी उपेक्षा भरे रवैये के कारण 1983 में तमिलों ने लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की स्थापना की, जिसे कि 2009 में समाप्त कर दिया। गृह युद्ध, जातीय संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। दक्षिण एशियाई देशों में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला पहला देश जो है वो श्रीलंका था। भारत-पाकिस्तान संघर्ष आज़ादी के समय से ही दोनों देशों के बीच हमेशा विवाद रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर के पहला संघर्ष 1947-48 में हुआ, फिर 1965 में हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1971 में भारत-पाकिस्तान में एक जबरदस्त संघर्ष हुआ जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर नियंत्रण और हथियारों की होड़ को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी रहती है। दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती है और भारत का मानना है कि पाकिस्तान कश्मीरी आतंकवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार भी सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने का आरोप लगाती है। दोनों देशों के बीच हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को लेकर के भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा को लेकर के दोनों देशों के बीच में मतभेद हैं। कुल मिलाकर के भारत और पाकिस्तान में हमेशा से विवाद रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंध हालांकि अच्छे रहते हैं लेकिन वर्तमान में मधुर नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों के अवैध प्रवास, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, म्यांमार को बांग्लादेशी क्षेत्र से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने के मुद्दे पर मतभेद है। 1966 में दोनों देशों के बीच में फर्क का समझौता हुआ और 2015 में दोनों देशों के बीच में कुछ परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ। भारत और नेपाल के बीच में संबंध मधुर हैं। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। नेपाल की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती को लेकर भारत ने अपनी
अप्रसन्नता भी प्रकट की है। वह भारत विरोधी तत्वों के प्रति कठोर कदम नहीं उठाता। नेपाल में माओवाद के बढ़ने से भारत के नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। इन विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन के मसले पर सहयोग कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध ठीक-ठाक हैं। दोनों देशों के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हालाँकि तमिलों को लेकर के दोनों देशों के बीच में थोड़ी असहमति प्रकट की गई थी। 1987 के बाद से भारत सरकार श्रीलंका के मामले में असंलग्नता की नीति अपनाए हुए हैं। भारत भूटान और भारत मालदीव के बीच में संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दक्षिण एशिया में केवल तनाव और असहयोग ही नहीं रहता, जबकि यहाँ पर आपसी सामंजस्य और सहयोग की भी रहता है। इसके लिए सार्क की स्थापना हुई है। सार्क दक्षिण एशियाओं का एक सहयोगी संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षेस ने इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार हेतु साफ्टा समझौता किया। साफ्टा समझौते पर 2002 में हस्ताक्षर हुए और 2006 में यह समझौता लागू हुआ है। लेकिन भारत और पाकिस्तान, जो कि दक्षिण एशिया के बड़े देश हैं, इन देशों की तनातनी का प्रभाव सार्क देशों के आपसी संबंधों पर भी पड़ा है। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में होना था, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ, इसलिए यह संगठन अभी भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका है। परीक्षा से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है और आप सभी को धन्यवाद।